देखिए देखिए बच्चों, जो कल हमने आपको एक वीडियो दिया था तो उसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक व्यंजक हम लोगों ने किया था। वहाँ पर किस तरीके से हमने उसको कैलकुलेट किया था ये सारी चीज़ें समझाई गई थी और निकल कर क्या आया था, शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का जो व्यंजक निकल कर आया था वो के बराबर आया था आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं के बराबर डेल्टा आर अपॉन टी। तो ये क्या था, शून्य कोटि का अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो हमारा आज का अगला टॉपिक है वो क्या है बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल। क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। देखिए पहले समझ लीजिए ये है क्या। देखिए किसी अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगे समय को उस अभिक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। ठीक है ना। तो अर्धायु किसी भी अभिक्रिया का, चाहे वो शून्य कोटि की हो, चाहे प्रथम कोटि की हो, चाहे द्वितीय कोटि की हो या फिर तृतीय कोटि की हो, तो किसी भी अभिक्रिया का जो अर्धायु काल की परिभाषा है उसको हम लोग इस प्रकार से देंगे कि किसी अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगे समय को उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं। इसे टी हाफ से व्यक्त करते हैं, टी और उसके सफिक्स में लिखेंगे आधा। देखिए इसको हम लोग इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि वह समय जिसमें किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, कोमा क्या कहलाता है, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग परिभाषित कर सकते हो। तो हमें जो अर्ध आयुकाल है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ज्ञात करना है। किसके लिए ज्ञात करना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देखिए हम जानते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो क्या होता है, के बराबर आर नोट माइनस आर अपॉन टी, या हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, डेल्टा आर अपॉन टी। ठीक है, तो ये निकल कर आया था हमारा कल शून्य कोटि का अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक आया था, निकल कर क्या आया था, के बराबर आर नोट माइनस आर अपॉन टी। या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें क्या निकालना है, अर्धायु काल। काल क्या होता है, समय, आवर्त काल। ठीक है, काल क्या होता है, समय, तो हमें निकालना है टी। तो हम लोग टी को सेपरेट कर लेते हैं, के की जगह टी ले आए और टी की जगह के आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी बराबर आर नॉट माइनस आर अपॉन के, अर्थात हम इस व्यंजक को ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि टी बराबर टी हाफ हो, यदि टी बराबर टी हाफ, अर्थात अगर समय क्या हो, आधा हो, अर्थात अर्धायु काल हो, तब आर बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन टू, आर नॉट अपॉन टू। क्यों भाई, आर क्या है, से सांद्रता है, टी समय पर सांद्रता, और आर नोट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और आर नोट अपॉन टू का मतलब क्या, प्रारंभिक सांद्रता का आधा, अर्थात जो आर हो गया वो क्या हो गया, प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो गया। अर्धायु काल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टी बराबर टी हाफ पर आर बराबर क्या हो जाएगा, आर नोट बाई टू, अर्थात आर नोट हाफ। ऊपर परिभाषा में लिखा हमने कि 50% पूर्ण हो जाती है। जब 50% पूर्ण हो गई तो बाकी कितनी बची, 50%, अर्थात आधी बची। अरे आधी तो बची, तो उसको क्या लिखते हमने, आर नोट बाई टू। आधे को हम लोग 50% भी लिख सकते हैं या फिर आर नोट बाई टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अरे आ रही है बच्चों बात समझ में। यदि टी बराबर टी हाफ हो तब आर बराबर क्या हो जाएगा, आर नोट। ठीक है, अब क्या, टी की जगह टी हाफ रखो और आर की जगह आर नोट बाई टू रखो। क्या रखो, टी की जगह टी हाफ और आर की जगह आर नोट बाई टू। तो रखते हैं, देखिए टी था तो टी बराबर क्या रखते हैं, टी हाफ, आर नोट ऐसा कैसे माइनस, यहाँ पर क्या था आर, तो आर की जगह क्या रखोगे, आर नोट अपॉन टू, और अपॉन में के चल ही रहा है, के सारे के अपॉन में है। ठीक है, अपॉन में के चल ही रहा है। आप लोग क्या करोगे, जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से दो क्या लोगे, एलसीएम लोगे, अरे क्या लोगे, दो यहाँ पर लघुत्तम लोगे तो क्या हो जाएगा, टू आर नोट माइनस आर नोट अपॉन टू। तो टू आर नोट में से आर नोट गया तो कितना बचा, आर नोट, और अपॉन में टू है ही। या फिर ऐसे कह दो कि भाई आर नोट में से आर नोट बाई टू गया, अर्थात एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा, तो कितना बच गया, आर नोट बाई टू, और के पहले से ही नीचे चल रहा है, तो टी हाफ बराबर क्या आ गया, आर नोट अपॉन टू के। या हम लोग देखिए के क्या है बच्चों,
अरे टू के कॉन्स्टेंट है और दो भी क्या है, कोई भी संख्या क्या होती है हमेशा कॉन्स्टेंट होती है। जब के कॉन्स्टेंट तो टू के भी कॉन्स्टेंट। भाई मान के चलो के का मान 0.693 इस तरीके से मान के चलो कुछ भी है, तो जब दो से गुणा कर दोगे तो वो भी तो एक संख्या आएगी, अर्थात वो भी क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट ही होगा। अर्थात टी हाफ बराबर आर नोट अपॉन टू के। ठीक है, या देखिए यहाँ पर दिस इंप्लाई दैट, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टी हाफ प्रोपोर्शनल आर नोट, टी हाफ प्रोपोर्शनल आर नोट, क्योंकि 1/2 के क्या है प्रारंभिक सांद्रता, सॉरी 1/2 के क्या है कांस्टेंट है। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है अर्धायुकाल, प्रारंभिक सांद्रता पर। तो ये बात काफी बार पूछी जा चुकी है कि दिखाइए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। हमने नीचे लिखा भी है, अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्रियाकारकों अर्थात अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। काफी बार पूछा जा चुका है यहाँ तक का। ठीक है, तो समझ में आ गई बच्चों बात। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं थोड़ा जल्दी से। देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल को ज्ञात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल को ज्ञात कर रहे हैं। पहले ये देख लेते हैं कि अर्धायुकाल होता क्या है। तो किसी अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगे समय को उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के 50% शेष रहने में, जब 50% पूर्ण होगी तो 50% शेष रह गई। ठीक है, 50% शेष रहने में लगे समय को उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं। इसे टी हाफ से व्यक्त करते हैं। और हम जानते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल वेग स्थिरांक व्यंजक होता है वो क्या होता है, के बराबर आर नोट माइनस आर अपॉन टी, या टी बराबर आर नोट माइनस आर अपॉन के, ये भी था। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया इसको ऐसे, यदि टी बराबर टी हाफ हो तो आर बराबर क्या हो जाएगा आर नोट, अर्थात जब समय क्या होगा अर्धायुकाल होगा तब जो सांद्रता बचेगी वो कितनी बचेगी 50%, अर्थात आधी बचेगी, तब आर बराबर क्या हो जाएगा आर नोट। अरे क्या हो जाएगा आर बराबर, ठीक है, हमने ये सारे मान किस में रख दिए, समीकरण में रख दिए। इसमें जो बाद में हमारा निकल कर आया था, टी की जगह टी हाफ रख दिया, आर नोट अपनी जगह ऐसा कैसे ही, और आर की जगह आर नोट अपॉन टू रख दिया। अब आर नोट पूरा है, आर नोट बाई टू क्या आधा है, तो जब एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा आधा, अर्थात आर नोट अपॉन टू, और के पहले से नीचे चल ही रहा है, अर्थात हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि टी हाफ प्रोपोर्शनल टू आर नोट, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू आर नोट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, और आर नोट क्या है प्रारंभिक सांद्रता। अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। यही कह सकते हैं कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया का अर्धायुकाल होता है वो किस पर निर्भर करता है, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए अब वो फिनिश हो गया टॉपिक। हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों, जो अगला टॉपिक है वो ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ ली, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया और उसका अर्धायुकाल। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है क्या है, समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, तो देखिए पहले परिभाषित कर लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है क्या। तो जब किसी अभिक्रिया के वेग का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है तो इस अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या फिर हम लोग या कर कैसे लिख सकते हैं कि यदि रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में कैसे लिख सकते हैं कि यदि रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित सभी सांद्रता पदों की घातों का योग 1 हो तब अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अगर घात 0 है तो शून्य कोटि की, 1 है तो प्रथम कोटि की, 2 है तो द्वितीय कोटि की। क्लियर। अब इसके लिए हम लोग निकाल लेते हैं डेरिवेशन। क्या निकाल लेते हैं इसके लिए, डेरिवेशन, अर्थात जो व्यंजक आने वाला है वेग स्थिरांक के लिए उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे वहां पर माना था उसी तरीके से अभिक्रिया मान लेते हैं। माना एक अभिक्रिया निम्न है, माना एक अभिक्रिया निम्न है। ठीक है, कोई एक अभिक्रिया मान ली और अभिक्रिया क्या है, आर रिएक्शन मार्क
पी, या फिर प्रोडक्ट यानी कि हिंदी में लिखा है उत्पाद, अर्थात रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, अर्थात आर रिएक्शन मार्क उत्पाद। ठीक है, मानव प्रारंभ में अर्थात टी बराबर 0 समय पर क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, आर नोट मानते थे हम लोग, आर नोट है, तथा टी समय पश्चात इसकी सांद्रता कितनी जाती है, कैपिटल आर। सेम वैसे ही है जैसे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में था। अब यहां पर क्या करेंगे बच्चों हम लोग, अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू आर, अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, यानी कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या लिया था बच्चों, अरे क्या लिया था पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने, वहां पर तो लिया था हम लोगों ने आर की घात क्या लिया था, 0, अरे लिया था कि नहीं, और यहां पर क्या लेंगे आर की घात 1, अरे क्या लेंगे आर की घात 1। ठीक है, क्योंकि सांद्रता पदों की घातों का योग कितना होना चाहिए 1, तो 1 ले लिया हम लोगों ने। अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सापेक्ष निकाल ले हम लोग, तो क्या होगा माइनस के डी आर अपॉन डी टी बराबर, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा एक नियतांक के, तो क्या आ जाएगा के आर, अरे क्या आ जाएगा बच्चों के आर। ठीक है, यहाँ के प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, क्या है कि यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, उपरोक्त समीकरण को प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अवकल वेग समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, अब माइनस के डी आर अपॉन आर, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको सेपरेट कर लिया, जो डी आर था उसके अपॉन में आर को ले आए, और जो डी टी था, जो के था, के की जगह क्या ले गए डी आर को, डी टी को ले गए, तो डी आर अपॉन आर हो गया, क्योंकि आर को इसके अपॉन में ले आए, और डी टी को कहाँ ले गए के मल्टीप्लाई में। ठीक है, अरे ठीक है बच्चों, तो क्या बन जाता है हमारे पास माइनस के डी आर अपॉन आर बराबर के इंटू डी टी, तो माइनस से गुणा कर लो, चलो माइनस से गुणा कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और इस ओर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसको क्या करो समाकलन करो, अरे क्या करो इसका समाकलन, अर्थात दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो देखिए समाकलन करोगे तो इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, डी आर अपॉन आर बराबर माइनस के इंटू डी टी। ठीक है, अब जो डी आर अपॉन आर है, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आर इंटू डी आर बराबर माइनस के इंटू डी टी। ठीक है, अब 1 अपॉन आर का क्या होता है इंटीग्रेशन, log आर क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का log एक्स होता है, तो 1 अपॉन आर का क्या हो जाएगा log आर। ठीक है, एल एन लिखा है ना, एल एन, एल एन का मतलब क्या है log, यहाँ पर क्या है log, तो क्या हो जाएगा log आर बराबर, वैसे ही माइनस का क्या तो कोस्टेंट है, तो क्या बचेगा 1 इंटू डी टी, और 1 का क्या हो जाएगा टी, और प्लस के आई, समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों 1 हो गया, क्या हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ आई क्या है, समाकलन नियतांक है, इसका मान ऐसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब कैसे ज्ञात करेंगे इसका मान, देखिए यदि t बराबर 0 है, यदि क्या हो t बराबर 0, अर्थात प्रारंभिक कंडीशन में ज्ञात करते हैं समाकलन नियतांक का मान, यदि t बराबर 0 तब r बराबर r नॉट होगा, अरे प्रारंभिक सांद्रता स्टार्टिंग में तो अंतिम सांद्रता ही प्रारंभिक सांद्रता होगी, क्योंकि अभिक्रिया तो प्रारंभ नहीं हुई थी। ठीक है, अतः समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में मान रखते हैं हम लोग log r बराबर माइनस के टी और प्लस log r नोट, अर्थात इसमें डायरेक्ट है बच्चों। ठीक है, हमने जब t बराबर 0 रखा, क्या रखा बच्चों, t बराबर क्या रखा 0 रखा। ठीक है, और r की जगह क्या रखा r नोट रखा, तो हमें i का मान क्या मिला वहां से log r नोट, अरे क्या मिला log r नोट मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, अरे यहाँ पर log r नोट बराबर माइनस के टी, और टी की जगह 0 रखोगे प्लस के आई, तो i की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी log r नोट, तो समीकरण 1 में ये मान रखे हम लोगों ने, तो log r बराबर माइनस के टी प्लस log r नोट। अब देखिए log वाली जो भी टर्म है उनको एक साथ कर लो और बाकी को एक तरफ कर लो, तो के टी को हम लोग इस ओर लेके गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये किसको हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और log r नोट पहले से इधर प्लस का था, और log r को जब उस ओर लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो के टी बराबर log r नोट माइनस के log r। ठीक है, के टी बराबर log r नोट माइनस के log r, सो के टी बराबर क्या हो जाएगा log r नोट अपॉन r, ये क्यों, अरे log a माइनस बी का फार्मूला नहीं हो गया, log a माइनस बी बराबर log a अपॉन बी, जब log a अपॉन बी को हम लोग log a माइनस log b लिख सकते हैं, तो log
ए माइनस log b को हम लोग log a अपॉन b भी लिख सकते हैं। तो के टी बराबर log r नोट अपॉन r, या तो आप लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं, या फिर देखिए ये जो log है ये यूनिवर्सल log है, ठीक है, और इसका जो बेस होता है वो होता है e, क्या होता है e। अब इसको बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी, 2.303 से। अरे किससे मल्टीप्लाई करनी होती है, 2.303 से। तो के टी बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 log r नोट अपॉन r। सो के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी इंटू log r नोट अपॉन r। ठीक है, अब टी को भी सोल लेके गए, ठीक है। तो यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। ये क्या है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं इसको। जो हम लोगों ने किया है अभी, ये किया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है कि जब किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, तब इस अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि की कोटि होती है, ठीक है। माना एक अभिक्रिया R रिएक्टेंट P यानी कि उत्पाद, माना प्रारंभ में अर्थात t बराबर 0 पर क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, R नोट, और t समय पश्चात इसकी सांद्रता कितनी जाती है, कैपिटल R। अतः अभिक्रिया का वेग क्या होगा, प्रथम घात के समानुपाती। तो अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू R, अर्थात इसकी घात 1 को लिखो या मत लिखो। अब अभिकारक का जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग हम लोगों ने किसके सापेक्ष निकाला है, अभिकारक के, और अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है, तो इसलिए क्या आएगा, माइनस। तो माइनस के डी आर अपॉन डी टी बराबर के आर, प्रोपोर्शनल चिन्ह साथ साथ हटा दिया तो क्या आ गया, के क्या है यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट, या माइनस के डी आर अपॉन डी आर, सॉरी डी आर अपॉन आर बराबर के इंटू डी टी। आर को डी आर के अपॉन में ले आए, और के इंटू में क्या चला गया, डी टी। माइनस से गुणा करोगे तो डी आर अपॉन आर बराबर माइनस के इंटू डी टी। अब क्या करो, इसका समाकलन करो। समाकलन करने पर दोनों पक्षों का जब आप लोग समाकलन करोगे तो इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर बराबर इंटीग्रेशन माइनस के इंटू डी टी। अब देखिए डी आर क्या है, इधर डी टी और उस ओर क्या है, डी आर। ये तो रेस्पेक्ट है कि हम लोगों को जो इंटीग्रेशन करना है डी आर के रेस्पेक्ट में करना है, और यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में करना है, डी टी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या बचता है, केवल अपॉन में आर बचता है, तो 1 अपॉन आर लिख सकता हूँ इस आर को, ठीक है। 1/r इंटू डी आर, और यहाँ पर माइनस के बाहर आ जाएगा, और डी टी की मल्टीप्लाई में क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू डी टी। अरे ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, क्या लिख सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई में, 1 इंटू डी टी। तो लोग देखिए अब 1 अपॉन आर का जो इंटीग्रेशन होगा, जो समाकलन होगा, वो क्या होगा, लोग आर। 1 अपॉन आर का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, लोग आर। तो एल एन लिखा ना, एल एन का मतलब क्या, लोग आर। क्या है बच्चों, लोग आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल एन यानी कि लोग आर बराबर, और ये माइनस के ऐसा कैसा ही, और जो 1 इंटू डी टी था उसका क्या हो जाएगा, टी और प्लस का 1। ये क्या हो गया बच्चों, समीकरण नंबर 1। अरे क्या हो गया, समीकरण नंबर 1, जहां आई क्या समाकलन नियतांक है, इसका मान निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, हमेशा समाकलन नियतांक का जो मान ज्ञात करते हैं वो प्रारंभिक कंडीशन में करते हैं। कौन सी कंडीशन में करते हैं, प्रारंभिक कंडीशन में, अर्थात टी बराबर, तो यदि टी बराबर 0 हो तब आर बराबर क्या होगा, आर नोट होगा। तो जब यहां से आप लोग मान निकालोगे समीकरण 1 में टी बराबर 0 रखोगे और आर बराबर आर नोट रखोगे, तो आई का मान निकल कर आएगा लोग आर नोट। अरे क्या आएगा, इसका जो नियतांक है, सॉरी जो आई समाकलन नियतांक है, इसका मान क्या निकल कर आएगा, लोग आर नोट। तो अब फिर से मान रखो समीकरण 1 में आई का मान, तो लोग आर बराबर माइनस के टी प्लस लोग आर नोट। अब लोग वाली जो टर्म है उनको एक तरफ करो, और बिना लोग वाली जो टर्म है उनको एक तरफ करो। तो माइनस का जो इस ओर के टी था राइट हैंड साइड में, उसको किस ओर ले गए, लेफ्ट हैंड साइड में। तो बराबर क्या हो जाएगा, के टी बराबर क्या हो जाएगा, के टी बराबर लॉग आर नोट माइनस के लॉग आर। अरे लॉग आर नोट माइनस के लॉग आर, ठीक है। अब ये लॉग ए माइनस लॉग बी, या लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। तो किसका फार्मूला हो गया, लॉग एम अपॉन एन या लॉग ए अपॉन बी। तो जब हम लोग लॉग ए अपॉन बी को ऐसे खोलेंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन बी, अर्थात लॉग आर नोट अपॉन आर,
ठीक है। अब या तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, ठीक है, या देखिए ये जो log है इसका जो बेस है वो e है। अगर हम बेस 10 में कन्वर्ट करें इसको, क्योंकि हम लोगों को क्या है, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं इस पर, तो जब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल में हम लोगों को बेस 10 की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? बेस 10 की। तो के टी बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 log आर नोट अपॉन आर। log ई को log बेस 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करनी होती है, या हम लोग लिख सकते हैं के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू log आर नोट अपॉन आर। और यही क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। तो समझ में आ गई होगी बच्चों बात, ठीक है। अगर नहीं आती है कुछ समझ में तो मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज दें, मैं फिर से समझाऊंगा इसको। वैसे 2 बार समझा दिया, समझ में आ जाना चाहिए अब, ठीक है। ओके, इसके आगे आपको कल जो कराएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल का समय कराएंगे, ठीक है। क्या कराएंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल। देखिए अब आपको ज्यादा फास्ट नहीं करा रहे हैं, स्लो करा रहे हैं, तो आप अच्छे से करते रहे इनको, ठीक है, टॉपिक्स को।